We are doing questions of NEET examinations which was held in 2015, and here we are doing the numericals which were asked in work, power, energy. This is a collection of the numerical which were asked all over India. So let us see the first numerical here, and it's a very good numerical. It says a block of mass 10 kg moving in x direction. A block of mass 10 kg moving in x direction with a speed of 10 meter per second. 10 meter per second. Okay. It is subjected to a retarding force. Retarding इसलिए इसकी direction opposite है. This is a retarding force which is a variable force, and its formula is 0.1x. जैसे जैसे x बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी. ओके, ये फोर्स इस पर लगाना शुरू किया और नेचुरली रिटार्डिंग फोर्स के कारण वेलोसिटी कम होती जाएगी. There will be certain work done because force is applicable and displacement is taking place. तो इस पर कुछ वर्क डन होगा, उस वर्क डन से इसकी एनर्जी कम होती जाएगी. अब हमारा क्वेश्चन सेज, द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. यहां पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है. व्हाट विल बी इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, इसको किस तरह से बनाया जाएगा. ये फोर्स हम इस पर लगाते हैं. इज सब्जेक्ट टू रिटार्डिंग फोर्स ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x20. यहां से फोर्स लगना शुरू होता है और यहां तक ये फोर्स लगते चला जाता है. देखिए, फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 टू x इज इक्वल टू 30. ओके, इसी समय सब्जेक्ट टू फोर्स है. अब हमें निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती हो, जिसमें फोर्स आता है और जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता है. वी ऑल नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, एंड द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज governed by work energy theorem. That is, difference of the kinetic energy is equal to work done. तो यहाँ पर से लेके यहाँ तक जो भी वर्क किया गया है उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, because we know that this distance is 10, 20, 30. Okay, and there is a change in kinetic energy. The final kinetic energy here is less than the kinetic energy here. ये इससे कम है. क्यों? क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है और ये इस पर निगेटिव वर्क करता चला जाएगा. तो हाउ टू स्टार्ट इट. तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम अपनी कैलकुलेशन देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है. वर्क डन Okay, I will write it direct. Final kinetic energy minus initial kinetic energy. This is the formula everybody knows. ये सबको पता है. Okay. अब इसमें हमें निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम इधर ले आते हैं. So this will be work done into initial kinetic energy. Work done plus initial kinetic energy. Work done. Work done is force into displacement, और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है. वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ कैलकुलस. फिर से, अगर फोर्स पूरा यूनिफॉर्म है तो वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, पर अगर फोर्स वेरिएबल है
तो डिस्प्लेसमेंट के अनुसार फोर्स बदलता जा रहा है, तो हम ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज नहीं कर सकते. वी विल राइट इट एज एफ एट एक्स पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ये एक छोटा सा वर्क निकला और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया. कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से x की वैल्यूज चेंज होती है 20 to 30. तो ये हमारा फॉर्मूला किसका आया? वर्क डन. ओके, दिस वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv². m इज मास, v इज वेलोसिटी. ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दिस इज इक्वल टू fx dx. fx का फॉर्मूला हमको ये दिया है 0.1 x इंटू dx. dx इसको इंटीग्रेट करना है 20 to 30 प्लस हाफ mv² मास 10 v 10 square. Now in this is a dot product, x dx, the full extension is x into dx into cos theta. Here the force is in this direction and displacement is in this direction. The angle between them is 180 and cos 180 is -1. So here we must put -1. Now that means this will become negative. As such हमको पता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन माइनस होता है, नेगेटिव होता है. इट इज बिकॉज ऑफ दैट कॉस थीटा फैक्टर. दोनों उल्टे होने से वर्क डन नेगेटिव. सो दिस इफ वी राइट हियर और वी डोंट राइट हियर cos theta, so this will be minus. Now we have to do the integration of x dx. cos थीटा के कारण माइनस साइन तो आ जाएगा. माइनस 0.1 इज ए कांस्टेंट, 0.1 वो ऐसा ही रहेगा. और x dx का इंटीग्रेशन, दिस विल बी x² अपॉन 2. ये इंटीग्रेशन हो गया. इसकी लिमिट्स हमने लगा दी एंड दीज लिमिट्स आर 20 to 30. ऐसा रख सकते हैं. हम चाहे तो 0.1 को भी बाहर कर सकते हैं. ओके, प्लस दिस इज 100,000 and divided by 2, that is 500. Okay, now this is equal to, put the values here. This will be 30 into 30. Okay, let us take this out also here, and this is 30, 20. 30 into 30 is 900. 2 into 2, 400. So 900 minus 400 is equal to 500. So 500 into 0.1 upon 2 minus 0.1 to 500 plus 500. This is 250 and 0.1 makes it 25 minus. So 500 minus 25 is equal to 475. So this is final kinetic energy, and this is option number A. So this is how it is done. Work energy theorem. Why? कैसे हमने सोच लिया? क्योंकि इसमें फाइनल एनर्जी पूछी गई है, फोर्स बताया है, डिस्प्लेसमेंट बताया, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमको क्या देते हैं? वर्क डन. एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट
work done, kinetic energy relation by work energy theorem. Thank you. Here, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle starts from rest, okay, if the particle start from rest, the force on the particle at time t, force at time t is equal to a quantity, and this quantity has got which quantities? M, K, T. All the relations are with M, K and T. Now during this motion आपने देखा क्या कांस्टेंट रहता है? पावर. दिस इज ए कांस्टेंट. एक चीज जो नहीं लिखी है, when a machine is moving something, another thing which remain constant is mass. During motion mass भी नहीं बदलता है, पावर भी नहीं बदलती है. तो इस सब इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? टाइम. तो हमें दो चीजें वेरी कर रही हैं, एक फोर्स और दूसरा टाइम. सो फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम, ये हमको निकालना है और हेल्प किसकी लेनी है? एम और के की. राइट. तो हम एक ऐसा फॉर्मूला याद करते हैं जिसमें फोर्स और पावर दोनों आते हैं. एंड दैट इज अ वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर फॉर्मूला दैट सेज फोर्स इनटू वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू पावर. और पावर के लिए हम क्या लिख रहे हैं? के. फोर्स इनटू वेलोसिटी इज के. इसमें फोर्स भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है. दो वेरिएबल हम नहीं चाहते, इसलिए हम इसमें से किसी एक चीज को एलिमिनेट करके दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं. एक को एलिमिनेट करके दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं. किसमें? आइदर इन टर्म्स ऑफ टी और इन टर्म्स ऑफ फोर्स और के और एम. ये वी हमको नहीं चाहिए हमारे इक्वेशंस में. देखिए सोचने का तरीका, हमारे इक्वेशंस में कौन नहीं है? वी नहीं है. तो वी को हमको एलिमिनेट करना है. एफ और के तो है, इसलिए वो तो रखेंगे. ठीक. तो अब हम v को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो v क्या होता है? वेलोसिटी. और इस वेलोसिटी को हम दूसरे तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं फोर्स में. फोर्स हम जानते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर हमको एक्सेलरेशन मिल जाए तो हम उसको फोर्स के टर्म में लिख सकते हैं. फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन. हमको फोर्स लिखना अलाउड है, मास लिखना अलाउड है. तो वेलोसिटी को हम पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सेलरेशन में. देखिए वेलोसिटी को दो कन्वर्शन कर सकते हैं. dx by dt करेंगे तो x में कन्वर्ट होगा डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट को लेकर हम फिर फंस जाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की कोई टर्म नहीं है. लेकिन अगर हम वेलोसिटी को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ at, दैट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज वेलोसिटी, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा उस एक्सेलरेशन को हम फिर क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन मास. तो देखिए वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हुई? फोर्स अपॉन मास मल्टीप्लाइड बाय टी. और ये सब हमको चाहिए, इसलिए ये वाला तरीका हम सोच के इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड क्वांटिटीज हैं. तो वेलोसिटी को अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो देखिए वेलोसिटी, वी नो दैट dv by dt इज इक्वल टू, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? dv by dt. और ये वेलोसिटी इज इक्वल टू k. देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं हम वेलोसिटी को. ये dt को इधर ले जाते हैं, सो दिस इज मास v dv is equal to k into dt. Okay. Now v dv, k dt, both sides integrate कर दीजिए. So this will be integration. So this is m. v dv का integration v square upon 2 is equal to k dt, that is k into t.
अब V किसके बराबर हुआ? V is equal to, this 2 will go here, 2kT upon m, इसका स्क्वायर रूट। ये V की वैल्यू आ गई। अब ये जो V की वैल्यू आई है, इसमें कौन है? K, M और T। K, M और T ये हमको चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब V की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि F भी हमें चाहिए, चलेगा, K भी हमको चलेगा हमारे रिलेशन में, K, M और T। तो V की ये वाली वैल्यू रख देते हैं। सो नाउ इट इज F इंटू V की जगह हमने रखा रूट 2kT अपॉन m, दिस इज इक्वल टू पावर k। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस इज f स्क्वायर 2kt इज इक्वल टू k स्क्वायर m स्क्वायर। इसमें एक k कैंसल हो गया। ओके, देन f इज इक्वल टू, ये 2t इसके नीचे चला जाएगा, 2 यहां नीचे गया, क्या बन गया? हाफ। ऊपर कौन कौन बचा? k, ओके, m, दिस इज रूट 2kt। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया, f स्क्वायर रूट हट गया 2kt, m को स्क्वायर किया तो m स्क्वायर, और ये इधर सॉरी m रूट के अंदर है तो ये m भी रूट के अंदर है, ऐसे। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, देखिए v, तो ये v की जगह हमने इसको रखा पूरा। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2kt अपॉन m होगा और ये m इधर जाएगा लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से k इंटू m, ये 2 नीचे चला गया और ये t जब इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा t। अब हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट करते हैं, इस t को पहले यहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हाफ km t टू द पावर -1। सो f इज इक्वल टू रूट km अपॉन 2 इंटू, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, t टू द पावर -1 अपॉन 2। दिस इज फोर्स। और इसको अब आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए हमने कौन कौन सी टर्म्स ली है, फोर्स और टाइम का रिलेशन निकाला है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी द क्वेश्चन हियर। इट सेज देयर इज ए ब्लॉक which is pushed on inclined plane. Here is a inclined plane and a block is pushed along it. The distance traveled by the block is 4.65 from this place to this place, but it attained a height of only 2.86 meter because it is an incline. So this is the height. Mass of the block is 11.7 kg, and now the force which is applied is not along this, but the force is applied horizontal. The force is applied horizontal in this direction, and what we are supposed to find out, calculate the work done in applying a force parallel to the incline to push the block up at a constant speed. Okay, so we need to find the force. Now we need to find the work done. Now work done is to be calculated, and what is work done? Work done in such cases where the object is achieving a height. When an object is achieving a height, the work done is equal to
mgh. Very simple calculation. Work done is equal to mgh, whatever is the path. So here this is the path, but the force always is acting downward. What force? When this particle was here, when this body was here, mg, when it has reached here, it is again mg. यहाँ पर भी mg लग रहा था, यहाँ पर भी mg लग रहा था, और इस डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? माइंड इट, इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, इस फोर्स की डायरेक्शन में चाहिए. तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस आया कितना? 2.86. ओके, अब अगर ये 2.86 इस डायरेक्शन में आता है, फोर्स mg है, तो वर्क डन कितना होगा? mgh. तो इसको हम कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे, सो वर्क डन इज इक्वल टू m 11.7 g 9.8 इंटू h 2.86, और सभी SI सिस्टम में है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज kg. अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर, एंड दिस इज 327.9 joules, and that is approximately matching with our answer number A, which is 328. We take the rounding up, so it becomes 328 joule. That is answer number A. So this is how we do it. Now here you see, we have not used 4.65, we have not used theta. That is not required, because according to our laws, whenever an object is moved against a particular force, work done can be calculated force multiplied by distance in the direction of force. This is vertical is the direction of force, because ultimately force is mg and that has to be lifted up to this height. If you say this force we should calculate, then first we will take component of this force in this direction, then we will calculate multiplication of this s with this force, you will get the same answer. So go by this route, and it's a better and smaller way of doing it. Thank you. It's a very simple question. The magnitude of force is given 10 plus 0.5x, and when x is there, that means it is a variable force which is changing with the x. What we are supposed to calculate? We have to calculate work done. So work done by variable force, we know the formula. It is Fx force multiplied by small distance, and then do the integration of this. And if we want to find out definite value, we should know the limits of the integration. Okay, so this is formula for work done. This we apply here. The force is a function of x, and that function is given to us 10 plus 0.5x dx, and this is to be integrated with values x is equal to 0 up to x is equal to 2 meter. So this is our answer. Now we have to solve this. So this is 10 dx integration plus 0.5x dx integration. This is 0 to 2, this is 0 to 2. And 10 dx, 10x, 0 to 2, plus this will be 0.5 x dx is x square upon 2, 0 to 2. Now you can do it. 10, this is 10, x 2 minus 0 is equal to 2, plus x square 2 square
that is 4 minus 0 is equal to 4. Two into 0.5 is equal to 1. So 10 into 2, 20, 20 plus 1. 21 is the work done. So we get here 21 joule, which is option number C. This is how it is done. See the next question. It says an elevator weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.2 meter per second. There is an elevator. Which elevator is going up and it has a constant velocity. What is its acceleration? 0, because they have used the word constant. Constant velocity, velocity is not changing, and velocity is given to us, that is 0.20 meter per second. Okay. Now it has got mass 500 kg. Okay. This is to be lifted up with this constant velocity. Now, what would be the minimum horsepower of the motor is required? Horsepower किसकी यूनिट है? तो आंसर है horsepower, पावर की यूनिट है. And we know that this 1 horsepower is equal to 746 watt. ये कन्वर्शन फैक्टर है, ये हमको याद आना चाहिए. ये कभी यूज होता है, कभी नहीं यूज होता. एनीवे, दिस इज अ प्रैक्टिकल यूनिट, हॉर्स पावर, एंड दिस इज SI यूनिट ऑफ द पावर, दैट इज वॉट. ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड इट इन SI सिस्टम. पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर के दो फॉर्मूले हैं. एक है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम और दूसरा है फोर्स इनटू वेलोसिटी. यहाँ पर हमको वेलोसिटी दी है, फोर्स दिया है, इसलिए हम इसमें फोर्स इनटू वेलोसिटी लगाएंगे. मोटर किधर फोर्स लगाती है? मोटर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो मोटर का फोर्स इधर लगता है, ये फोर्स, तभी तो ये ऊपर उठेगा. ये फोर्स किसके बराबर होगा? तो आंसर है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. और ये फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी? जितना इसका वेट है बस उतनी ही, उससे ज्यादा नहीं. अगर ज्यादा फोर्स होगा तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसलिए ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा. और ये फोर्स क्या होता है? mg. m को कितना लिखना? 500, और g को हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 10 multiplied by velocity. Velocity is 0.20. So this is the power. और ये पावर की यूनिट क्या आएगी? मीटर, सेकेंड. तो ये पावर की यूनिट आएगी वॉट. So okay, let us see this. This comes to be, this 10 makes it 2 and 5. This is 1000 watt. Okay, this is not exactly 1000 watt. We want to convert it into HP. अगर ये 10 है तो ये 1000 आएगा, और अगर हम इसको 9.8 लेंगे तो ये 10 की जगह 9.8 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 980 वॉट टू बी एग्जैक्ट. ओके, ये 980 वॉट इसको पावर चाहिए, पर हमको आंसर किस में देना है? HP में. तो HP में आंसर देने के लिए 980 डिवाइडेड बाय 746. अब ये क्या बन गया? HP. इस तरह से हमने इसको HP में कन्वर्ट किया, एंड दिस कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.31 HP. और इसको आंसर से मैच करा के देखा तो आप देख रहे हैं दिस इज आंसर नंबर D. सो इट्स अ वेरी सिंपल. हमारे दो ही टेस्ट हैं इसमें. एक, हमको पावर, फोर्स और वेलोसिटी इसका रिलेशन आता है कि नहीं, और सेकेंड टेस्ट, हम हॉर्स पावर और वॉट
इन दोनों का कन्वर्शन जानते हैं कि नहीं, जो कि यहाँ पर काम आया। बाकी स्टोरी में हमको ये समझ में आना चाहिए कि फोर्स हमेशा mg के बराबर लगाएंगे तो एक जैसी वेलोसिटी से ये चीज ऊपर उठती जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज डन। Okay, now let's see the next question here. It says the distance of closest approach of an alpha particle fired at nucleus with momentum p is d. The distance closest approach when alpha particle is fired at the same nucleus with momentum 3p will be d upon this d. Okay, that means, okay, first we have to make our understanding clear. What is this distance of closest approach? When in a nucleus which has got positive charges, something, an alpha particle approach it from this direction. Alpha particle, then because of the force of repulsion, alpha is also positive, there is a force of repulsion. Because of repulsion, its velocity keeps on decreasing. Okay, its velocity keeps on decreasing. Finally, it becomes zero at this point. When it becomes zero at this point, then again with repulsion, it returns back. Now, it has come to a distance this much. And it does not go beyond this. ये इसके आगे नहीं जाता है, यहीं आकर रुक जाएगा और वापस चला जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। इसकी स्पीड v है, v वेलोसिटी से चलता है, इसका कुछ मास भी होगा mv, तो इसके पास मोमेंटम कितना है mv, इसको हम नाम दे देते हैं p मोमेंटम से ये चल रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि इसका मोमेंटम खत्म हो गया। मोमेंटम आप ये ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है। उसकी कंडीशन क्या है? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन यहां पर इसका रिपल्शन का फोर्स यहीं से ही इस पर लगना शुरू हो जाता है, तो इस रिपल्शन फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली यहां जाके जीरो हो जाएगी। ओके, ये जो d है इसको हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये d किस तरह से इन्वॉल्व करना है इसका तरीका देखिए। जब ये यहां पर स्पीड से आया था तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, ये मास है, ये वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv²। जब ये यहां पर पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो ये एनर्जी कहां गई? तो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि ये एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्यों? यहां पर इस पर बहुत फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस है, तो फोर्स और डिस्टेंस दैट गिव्स दी पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी थी ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होती है? अभी तक हमको डी नहीं मिला है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में एक ऐसा फॉर्मूला देती है जिसमें हमको डी मिलता है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है तो इनके बीच का डिस्टेंस d है और इनके बीच कोई वेलोसिटी नहीं है। उस मोमेंट पर इनके जो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसमें Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम नोटेशन दे देते हैं K अपॉन R। ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है तो ये एनर्जी आई कहाँ से? आंसर है यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई है। ओके, अब ये R
डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये हमको D मिला, कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कौन है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमको हाफ mv² इज इक्वल टू k/d मिलता है, ये हाफ mv² में जो v आता है इसको हम p से रिलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, तो हमको मोमेंटम वाला फॉर्मूला चाहिए और d वाला फॉर्मूला चाहिए कि जब हम p को 3p रखेंगे तो d कितना हो जाएगा। इसका मतलब हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके एक तरफ p हो और एक तरफ d हो, या एक तरफ d और एक तरफ p हो, तो p को जब 3 टाइम्स कर देंगे तो d की वैल्यू पता लग जाएगी। ये हमारा मेथड है सोचने का। तो वो रिलेशन हम निकालते हैं। तो इसमें बीच की कड़ी क्या है, ये, क्यों, क्योंकि ये p में भी आता है और ke में भी आता है, और ke से हम d तक पहुंचते हैं। तो शुरू करते हैं। k/d इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब v किसके बराबर है, यहां देखिए, अगर p इज इक्वल टू mv है तो v क्या हुआ, p/m। इसको यहां रख देते हैं तो ये आ जाएगा हाफ mp²/m²। एक m कैंसल हो गया, सो दिस इज p²/2m, ये आ गया। अब ये p²/2m किसके बराबर है, k/d। राइट, दूसरी बात, तो d किसके बराबर हुआ, d इज इक्वल टू 2mk/p²। अब दूसरी बार हमने इस p को कर दिया 3 टाइम्स, 3p, तो ये डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि ये हाई वेलोसिटी से आया, थोड़ा सा और आगे तक जाएगा, और ज्यादा एनर्जी थी इसके पास। तो अब जो दूसरी बार डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मान लीजिए ये नया डिस्टेंस आया x, और अब यहां पर p कितना है, 3p, यहां कितना था 1p, यहां कितना है 3p। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आंसर है अब x की वैल्यू p की जगह क्या रख देंगे, 3p। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, मास वही है, ये वाला कांस्टेंट वही है, p की जगह क्या हो गया, 3p, और उसका स्क्वायर, ये। सो दिस इज इक्वल टू 1/9 2mk/p², 9p²। और ये चीज क्या है, देखिए d, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d। अपॉन 9, सो x इज इक्वल टू d/9। x क्या है, जब ये 3p मोमेंटम लेके आया था तो ज्यादा दूर तक चला गया और ये डिस्टेंस कितना बच गया, x, और ये x की कैलकुलेशन हमने ऐसे की, तो 3p की जगह क्या आ गया, क्योंकि ये रिलेशन हमने बना के रखा हुआ है, 2m और k तो कांस्टेंट है, p की जगह हमने क्या लिखा, 3p, ये रिलेशन आ गया। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, d/9, और इसमें हमको क्लियर कट ऑप्शन दिया है d/9, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर d। d is the last option, this is the correct one. So this is how it is done. So let's go to the next question.